नमस्कार। सतगुरु गाड़गे महाराज कॉलेज की तरफ से मैं सौ सावंत एमए। बच्चों, पिछली तासिका में इसका पहला हिस्सा हम देख चुके हैं कि मेरा भला करने वालों से बचाए। इसमें राजेंद्र सहगल जी का परिचय, उनकी जन्मतिथि के बारे में तथा आकाशवाणी पर विभिन्न विषयों पर उन्होंने जो वार्ताएं की है उसके बारे में जानकारी, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया तथा ये जो साहित्य है, जो मतलब ये जो पाठ है मेरा भला करने वालों से बचाए, यह व्यंग्य पाठ है। व्यंग्य पाठ, व्यंग्य रचना, ये जो व्यंग्य रचना की जाती है इसमें अतिशयोक्ति, विडंबना, विसंगतियां, अन्योक्ति तथा आक्रोश प्रदर्शन व्यंग्य के प्रमुख उपादान है। जबकि व्यंग्य लेखन में व्यक्ति का दो मुहापन, दोगलापन, पाखंडी, चालाकी, धूर्तता, इतने सारे पर्दों के भीतर जाकर उस व्यक्ति को हंसते हंसते, गुदगुदाते हुए उस व्यक्ति को या जो सच्चाई को किसी तरह से समाज के सामने प्रस्तुत करना है, या उसमें जबकि व्यक्ति होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, वर्ग आदि का मजाक उड़ाना व्यंग्यकार का एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि पाठकों को वह एक साफ सुथरा दृष्टिकोण देना चाहता है। इसमें आगे चलकर मैंने ये भी बताया था कि व्यंग्य लेखकों में से आप लोगों को एक गुणों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। उसके लिए आप लोगों को व्यंग्य लेखकों में नाम याद रखना है कि श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई जी, के.पी. सक्सेना, रघुनाथ त्यागी जी, शरद जोशी, शंकर पुणतांबेकर, इन लोगों का भी नाम याद रखिएगा। एक दो याद रखोगे तभी चलेगा। अब पाठ परिचय में अभी हमने देखा था कि इस व्यंग्य लेख के माध्यम से व्यंग्यकार का मानना है कि झूठ को सच बताने में जो ताकत लगती है, मतलब आप लोगों को भी मालूम है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 बार 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन देखिए कि सच्चाई को बताते समय उसके लिए कोई 100 बार सच बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, या कुछ आप लोगों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कि आज हमें दिखाई देता है, जैसे मैंने पिछली तासिका में आप लोगों को बताया था कि दशहरा, दीपावली, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आने लगते हैं वैसे वैसे आप लोगों को समाचार पत्र के बीच में पैम्पलेट के माध्यम से, टीवी पर, मोबाइल पर या फिर रिक्शा में लाउड स्पीकर के माध्यम से आप लोगों को जबकि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है और लोगों को लालच में फंसाया जाता है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ फ्री। इसीलिए लेखक ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों से बचना है। इसमें पहले हमने देखा कि मैं इधर बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, समाचार पत्र का उदाहरण दे दिया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वालों का उदाहरण दे दिया, तथा हम ऐसे आराम से बैठना चाहते हैं कि कोई वाटर फिल्टर वाला बेचने के लिए हमें परेशान कर देता है। ये जो आजकल लार्जर देन लाइफ हो गई है, खाने पीने के लिए होटलों में या आप लोगों को टीवी पर ऐसे जाहिरात, जबकि उस कंपनी के नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन देखिए कि टीवी पर भी बताया जाता है कि रोज़ के रोज़ उस खाद्य पदार्थों के कीमतें और उस पर क्या फ्री है वह दिखाया जाता है। लार्जर देन लाइफ ऐसा हो चुका है। प्यार तो दोगुना चौगुना बढ़ चुका है। हम कहते हैं कि हमारी कोई चिंता नहीं करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सारी दुनिया को आपकी चिंता पड़ी है कि आप साफ सुथरा पानी पीते हैं कि नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, आप पतला है तो मोटा कर देंगे, आप जो कि आप पागल है तो आपको ठीक कर देंगे, मोटे है तो पतला कर देंगे।
पार्क में घूमने की बात ये भी मैंने आप लोगों को बता दी। पिछली बार जबकि योगा वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए लेखक ने क्या किया कि दूसरा रास्ता प्राप्त कर लिया, लेकिन एक जगह पे गोलाकार बनाकर बूढ़े लोग ठहाका मारकर हंस रहे थे। जैसे जैसे मैं उनमें मिलता चला गया, घुल मिलने लगा, तब पता चला कि ऐसे हंसते कैसे हैं। तो वह चुटकुले सुनाते रहते हैं, और ऐसे चुटकुलों से जबकि एक दो बार लेखक ने प्रयत्न भी किया, लेकिन लेखक को वह चुटकुले समझ में नहीं आए, उनके समझ के बाहर थे, तो वह बाकी के लोग उनकी तरफ देखने लगे। धीरे धीरे लेखक वहाँ से अपने रास्ते वापस आ गया। यहाँ तक हम पिछली बार आ चुके थे। एक दिन दो युवा आए, कहने लगे कि अखबार के दफ्तर से आए, फिल्में दिखाते हैं और आपकी राय के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। अच्छा लगा, उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे काम में व्यस्त देखा तो एक हस्ताक्षर पर उन्होंने एक कागज़ पर एक हस्ताक्षर ले लिया, जगह बताकर वहाँ पे प्यार से मुझे समझा बुझाकर हस्ताक्षर करवा लिए। वही हुआ था जो होना था। थोड़े दिनों बाद एक चमचमाता क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया। ये भी उन लोगों की ही चाल थी, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पूरा करना था। उस साल का दो युवक काम करते थे। अब देखिए आगे की बात है। फिल्म देखने जाता हूँ तो टिकट के साथ खाने का सामान शामिल कर लिया जाता है। मैं खाने की मनाही करता हूँ तो मुझे इस तरह से समझाया जाता है कि 3 घंटे की फिल्म में कोई भूखा पैसा थोड़े ही बैठेगा। फिर खाने पीने की लाइन में आपका लगना हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसे पता है भूख तो लगेगी, वो दूरदर्शी है, उससे दूसरों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। लाइन में लगने से कष्ट होगा, पहले ही इंतजाम कर देते हैं। मेरे द्वारा कोई तर्क करने से पहले ही तुरूप का पता बता दिया जाता है। श्रीमान टिकट के साथ तो हम आधे पैसे चार्ज करते हैं। ये स्कीम आपके फायदे को तो ध्यान में रखकर ही जन कल्याण के लिए कुछ दिन पहले ही लाई गई है। मैं जन कल्याण का फायदा उठाने के लिए और बहस करने के लिए नहीं आया। 10 रुपए के पॉपकॉर्न आप जबकि आजकल बड़े बड़े थिएटरों में जाते हैं जहाँ पे मल्टीप्लेक्स होता है, वहाँ पे आप लोग अपने घर से पीने का पानी भी नहीं लेकर जा सकते हो या खाने की कोई चीज़ नहीं लेकर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ 10 रुपए के पॉपकॉर्न जो कि हम बाहर रास्ते के किनारे गरम गरम जो खाते रहते या घर में पकाकर खाते रहते हैं, उन पॉपकॉर्नों को हम 100 रुपये देने पड़ते, बल्कि 90 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। यह हम पर एहसान दिखाते हैं, हमारी भूख लगने की बात करते हैं। तो आजकल ये जो हम लोगों के लिए चिंतित से लोग हैं या हमारे लिए परेशान है, इन लोगों से मुझे बचाए, ऐसे लेखक बताना चाहता है। आगे की नई एक बात है कि आजकल मॉल हर जगह पे बड़े बड़े बाजार लगे हुए हैं। वहाँ पे दशहरा नज़दीक आ ही गया है, 2 दिन के बाद है ही दीपावली, उसके बाद 15 दिन के बाद आएगी। तो लोग क्या करते हैं, खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं। जहाँ सेल लगी हुई है वहाँ लोग अपने आप चले जाते हैं। माल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है 1500 की 350 में, 1000 का कुर्तो 200 रुपये में। मैं जिज्ञासावश पूछता हूँ, आप इतना सस्ता माल देकर अपना दिवाला क्यों पिटवा रहे हो? वो झट से कहता है, मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मुझे अपने देशवासियों से प्यार है, मैं इस धरती का कर्ज उतारना चाहता हूँ। दरअसल वह सेकंड का सस्ता माल बेचने के लिए अपने को धरती का लाल कहता है। वो अपने बलिदान के लिए उतारू है, वो व्यापारी है, हर चीज बेच लेता है, अपना कर्ज उतारा, मैं निरुत्तर हो जाता हूँ, मैं उस महान आत्मा के लिए नतमस्तक हूँ। मतलब देखिए कि हमेशा नया नया खरीदारी करने के लिए लोग जो कि उतारू हो जाते हैं उस वक्त, जबकि
कोई त्योहार नज़दीक आने लगता है तो हमें ऐसे रास्तों के किनारे या दुकानों में, कपड़ों की हो, बर्तनों की हो, मॉल में, हर जगह पे आप लोगों को छूट मिलती है और उस छूट को देखने के लिए, खरीदारी करने के लिए हम ज़्यादा पैसे देकर चले जाते हैं। लेकिन लेखक ऐसे लोगों से भी अपने आप को या आप लोगों को बचने के लिए कहते हैं कि वह किस तरह से, मतलब मूल कीमत पर वह पुराना माल बेचता रहता है और वह अपने आप को कहता है कि मैं भारत माता का सपूत हूँ। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया है कि अपना सारा मुनाफा ऐंठ लिया है। कोई दुकान वाला त्योहार पर होने वाली छुट्टियों की अग्रिम सूचना दे रहा है, फला फला तारीख को दुकान बंद रहेगी, आज ही ज़रूरत का सामान जमा कर लो। हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें पता है कि इसके बिना नहीं रह पाओगे, दोगुनी कीमत में पाने के लिए दर दर भटकोगे। फिर लोग कहते हैं मनुष्य में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, जब तक हम रहेंगे मनुष्यता भी बची रहेगी। कोई दुकान वाला अपने दुकान के सामने कहता है कि देखिए इतवार के दिन मैं नहीं हूँ, आप दशहरे की खरीदारी करना चाहते हैं तो शनिवार के ही दिन आकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि उस दिन मेरा बहुत ज़रूरी काम है। मतलब आप लोगों के संवेदना, आप लोगों की भावनाओं का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, मैं कितना संवेदनशील हूँ, आप मेरे ग्राहक हैं, ये सूचना देते हैं और वह आप लोगों की फिक्र करते हैं कि दूर जाकर दुगुना पैसे देकर खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दुकान आपके लिए आज के दिन खुला रहेगा, कल नहीं लेकिन आज के लिए। इसी तरह से वो सूचनाएं देकर, मतलब हम जानते हैं कि उसका बोर्ड देखकर हमें पता चल जाता है कि यार ये व्यक्ति हम लोगों की कितनी फिक्र करता रहता है। कोई दुकान वाला त्योहारों पर होने वाली छुट्टियों की या ऐसी अग्रिम महीने की पहले ही सूचना दे देता है। बाजार की चिल्लपों से घबराकर घर आता हूँ, मनोरंजन के लिए टीवी ऑन करता हूँ, समाचार चैनल खबरों के नाम पर डरा रहे हैं, मौसम का हाल जानना चाहता हूँ। 45 डिग्री के तापमान को कुछ इस तरह बताया जा रहा है जैसे गर्मी की तपिश से जनता बेहाल है। आकाश से आग की बरसात। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं तो घर से बाहर ना निकले। जैसे आजकल टीवी पर दिखाया जाता है कि कोरोना से परेशान हो रहे कि हम कोरोना के, जबकि मृतक लोगों के आंकड़े देख देख कर कौन से गांव में कितने हैं, आजकल हम थोड़ा सा उसे डरना हमने छोड़ दिया है। लेकिन देखिए कि बार बार टीवी चैनल खोलकर हर चैनल पर देखा करते थे तो पता चल जाता था कि कितने लोग मर रहे हैं, और ऐसे मरे हुए लोगों के आंकड़े सुन कर ही हम घर में बैठे बैठे अपने आप अंदर ही अंदर मरते जा रहे थे। इसी तरह से आजकल जो कि पिछले हफ्ते जो बारिश हुई, बारिश के बारे में जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप घर से बाहर ना निकले, तेज बरसात होने वाली है, व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर ये सारी बातें तुरंत ही फैलाई जाती है। वो झूठी सच्ची कोई भी खबर जो भी है, वो ऐसे खबर सुनने के बाद आप है कि आप रज़ाई में कंप महसूस कर सकते हैं। और असल बात दर्शकों का मनोरंजन है, खबर भी पता चल जाए, मनोरंजन भी हो जाए, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। वह एक खबर को 10 बार अलग अलग तरीके से बता देते हैं, वह सबका भला चाहते हैं, उसका साध्य है पवित्र, मतलब उसका लक्ष्य क्या है, पवित्र है कि हम लोगों को सूचित करते रहे कि बारिश के बारे में सूचना देते हैं, या फिर जो बीमारी है उसके बारे में जानकारी देते हैं, आप अपने घर से ना निकले। ये जो सारी जानकारी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच जाती है, हम लोग भी कितना उस पर गौर करें, ये हम लोगों पर अवलंबित होता है। गर्मी, सर्दी, सूखा, बाढ़ के प्रकोप से आदमी भी बच जाए, लेकिन इनकी जो भाषा है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि किसी को फ़ोन करते हैं, कॉलिंग किया जाता है तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आती है। उस पर भी एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि शायद उस औरत को
कोविड-19 हो गया, इसलिए बच्चन जी हम लोगों से बातचीत करते हैं, रिकॉर्डिंग उनका हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। ऐसे मजाक भी हम लोगों ने देखे हैं। सूखा बाढ़ के प्रकोप से आदमी बच भी जाए, इनकी भाषा में मर्मांतक प्रहार से मरना हम लोगों को पड़ता है। अब आगे चलकर बात यह है कि मेरे मोहल्ले में एक ब्यूटी पार्लर, पुरुषों के लिए ब्यूटी पार्लर खुल चुकी है। मुझे अपने पैर के लंबे लंबे नाखूनों को कटवाना है, वो मेरा फेशियल करना चाहता है। उसका कहना है कि नाखून तो जुराबों में छिप जाए, मतलब जूतों में छिप जाएंगे, लेकिन आपका चेहरा है वो तो सारे लोग देखेंगे, इसलिए नाखूनों को काटने की बात क्या है। मतलब पेडिक्योर जो किया जाता है पार्लर में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सुंदर बनाने के लिए, आपके नाखूनों से लेकर आपके बालों को रंगाने के लिए, आपका चेहरा हाथ पैर सुंदर, आप सुंदर दिखाई दे, इसलिए आपके साथ मसाज से लेकर सब कुछ जो किया जाता है वो सारी बातें वो मेरी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। मैं नाखून काटने के लिए गया, लेकिन वो कहता है पार्लर वाला कि नहीं, नाखून तो मतलब आपकी उंगली आपके पैर तो आपके जूतों में फंस जाएंगे, मतलब पता नहीं चलेगा कि आपके नाखून बड़े हुए कैसे हैं, ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका चेहरा हम साफ करना चाहते हैं। मैं पैर के लंबे नाखून कटवाने पर अड़ा हूँ, पता नहीं क्या सोच कर वो मेरी बात मान गया। उसने मेरे पैर पानी में रखवाए, फिर बड़ी देर तक मेरे पैरों के नाखूनों को घिसता रहा। मुझे आज से पहले अपने नाखून इतने महत्वपूर्ण कभी भी नहीं लगे। वो मेरे मुड़े नाखूनों को सीधा करने लगा, बड़े तरीके से नए नए औजारों से घिसने लगा। कोई संगमरमर की मूर्ति जैसे तराशता है, उसी तरह संगमरमर यानी कि मराठी में उसे संगमरवरी, पत्थर, वो प्रकार पत्थर का प्रकार है। जैसे मूर्तियाँ बनाते समय जो छेनी से उस मूर्ति को छोटे छोटे हथियारों से उसे एक आकार दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से लेखक कहते हैं कि मेरे नाखूनों को इतना वह अलग अलग औजारों से जो आकार दे रहा था। मेरे घोर एतराज किया कि ऐसा मेरे नाखूनों के प्रति इतनी आप लोगों की दया क्यों है। उसने पैर के बड़े नाखून से होने वाली तकलीफों पर व्याख्यान दिया। उसने इसे नाखून कटवाने की जगह पेडिक्योर नाम दिया। वह बड़ा लुभावना नाम था। मैं मान गया, मैं उसके तर्कों की खुशी खुशी हार गया। उसने नाखून काटने के सिर्फ मुझसे 1000 रुपये ले लिए और मैं वहाँ से बाहर निकला। मतलब देखिए कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। लेखक कहते हैं कि मेरा भला करने वालों से मुझे बचाए। जबकि टेढ़े मेढ़े नाखून थे, उन नाखूनों को कटवाने के लिए मैं गया। नाखूनों के साथ साथ वहाँ पे मुझे मेरा फेशियल करना चाहते थे कि वो मुझे समझाना चाहते थे कि आप अपने पैरों को छुपा सकते हो, लेकिन चेहरा हम इससे भी भला अच्छा सुंदर बना देंगे। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। आखिर उन्होंने नाखून काटना शुरू कर दिया। इतने अच्छे मेरे पैरों को जो कि गर्म पानी में रखवा दिया और नाखूनों को तराशते रहे। वो सारा काम हो जाने के बाद 1000 रुपये देकर नाखून मेरे इतने महत्वपूर्ण है, मैं देखता देखता वहाँ से वापस अपने घर लौट आया। रास्ते से जा रहा था, एक लंबी कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उस कतार में मैंने झांक कर देखा, कतार मोबाइल खरीदने वालों की थी। चिल्ला कर स्पीकर पर सूचना दी जा रही थी, मोबाइल खरीदो और सिम कार्ड मुफ्त में पाओ, टॉक टाइम भी साथ में ले लो। सुनकर मैं मोबाइल कतार का एक हिस्सा बन गया और उस भीड़ में दिन भर खड़े होकर मोबाइल का मालिक बन गया। उस दिन से जेब में घंटियाँ बजने की इंतज़ार करता हूँ। मैंने मोबाइल तो ख़रीदा है, स्विच ऑन किया हुआ बैठा भी हूँ, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। बीच बीच में चेक भी कर लेता हूँ कि ये चालू है या बंद है, उसका बटन शुरू है या बंद है। मेरे पास ही 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 युवक लड़के बैठे हुए हैं। उन्हें धड़ाधड़ फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन दीपावली की शुभकामनाएं मुझे या मुझ तक, जो कि मैंने कल ही कतार में खड़ी होकर जो कि मोबाइल ख़रीदा हुआ है, उस मोबाइल पर किसी की
आवाज़ तक सुनने के लिए नहीं आ रही है। जो न कुछ दे सके न फायदा कर सके, उसका क्या शुभ और उसकी क्या शुभकामना है। मैंने अपने दोस्तों को निर्देश दिए कि देखो, लैंडलाइन पर फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नया नंबर ये है, लेकिन फिर भी इंतज़ार करने के बावजूद भी आज तक मुझे किसी का फ़ोन मेरे इस कतार में खड़े हुए उस मोबाइल पर या उस सिम कार्ड पर किसी का नंबर नहीं आया, क्योंकि वो मुफ्त में था। तब पता चला कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। जिंदगी दांव पर लगानी होती है। व्यस्तता का यह आलम है कि आदमी सड़क पर चलते चलते फ़ोन कर रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भारत और अमेरिका का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सेल फोन से हम हीनता की ग्रंथि से मुक्त हुए हैं। सभी का साथी मिल गया है। एक दूसरे से मिलकर बात कम करें, फ़ोन पर ज़्यादा करें। फ़ोन पर आम बात भी खास लगती है, उसमें करंट दौड़ता जाता है। घर से ठीक ठाक निकला आदमी ऑफिस पहुंचकर अपने पहुंचने की खबर देता है। सब एकाएक एक दूसरे के करीब हो गए। मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया, उस मोबाइल से मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन कब से राह देख रहा हूँ मैं, मुफ्त में मिले सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं बजती है। याद रखिए, घोषित तौर पर अपना नुकसान करने वालों से फिर आप ही बच सकते हैं। कुछ अपनी सुरक्षा की तैयारी कर सकते हैं, पर इन फायदा करने वालों से भी ज़्यादा ज़रूरत है। यह हर हालत में आपका फायदा करके ही मानेंगे। मैंने कई बार इन भला करने वालों की समझाया कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे अपना भला नहीं करवाना है। ऐसे ही मैं ठीक हूँ। मेरा भला करने वाला मेरी निष्क्रियता को नज़रअंदाज करते हुए मेरे फायदे के नुस्खे समझा रहा है। ये ले लो, वो ले लो, वो फ्री है, ये फ्री है। पता नहीं वे कौन लोग हैं जो आए दिन ज़माना बुरा है कहकर एक दूसरे को परेशान करते हैं। लेकिन कौन कहता है यहाँ तो भला करने वाले परेशान करने की हद तक भला करने के लिए आपको परेशान कर रहे। बुरा करने वालों से आदमी सीधे टकरा जाए या किसी दूसरे की मदद मांग ले, पर इन भला करने वालों को तो पहचानना ही मुश्किल है। आप तो बस प्लीज़ मुझे किसी तरह इसे भला करने वालों से बचाएं। मतलब देखिए कि पाठ की शुरुआत से लेकर अब तक आप लोगों ने एक बात ज़रूर देखी, अलग अलग उदाहरण आप लोगों के सामने आए। समाचार पत्र में आए हुए पैम्पलेट, क्रेडिट कार्ड वाले, फिर वो लड़कियाँ, फिर वो व्यक्ति किस तरह से वो आप लोगों को शुद्ध पानी पिलाना चाहता है, फिल्टर रखवाना चाहता है, लगाना चाहता है। गाड़ी के बारे में जाहिरातबाजी, मोटा है तो पतला कर देंगे। बिना शुगर की मिठाइयाँ कैसे बनती है हमारे यहाँ इस दुकान में। और फिर सिनेमाघरों में या योगा वाले या फिर मॉल में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो फ्री एक कपड़े पर दूसरा फ्री कैसे दिया जाता है। कोई दुकानदार पहले ही सूचना दे देता है कि अमुक अमुक दिन मेरी दुकान खुली रहेगी, आपका ख्याल रखते हुए। जबकि ये कितना मनुष्य की संवेदना को जानता है, लोगों की कितनी फिक्र करता है। या फिर टीवी चैनलों पर या फिर रेडियो पर या मोबाइल पर जो कि हालचाल सुनाया जाता है हवामान के बारे में, वातावरण के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो वो देखकर, उनकी भाषा देखकर एक ही बात किस तरह से घुमा फिरा कर हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाती है। ये सारी उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर हम परेशान हो जाते हैं। और जबकि ठंडी के बारे में, बारिश के बारे में, धूप के बारे में ये जो जानकारी दी जाती है कि ठंड बाहर है, ये महसूस करते हुए हम कंबल ओढ़कर ही घर में बैठे रहते हैं। जबकि कोरोना घर से बाहर है, बाहर से घर चले जाते हैं तो किस तरह से हमें साफ सुथरा, जबकि हर एक व्यक्ति आजकल बहुत ख्याल रख रहा है खुद का, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने परिवार से बाहर आया हूँ तो मैं परिवार के भीतर जाते समय मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। ये ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति उसकी जानकारी लेकर ही अपने घर में चला जाता है। पार्लर का उदाहरण दे दिया। फिर मोबाइल मुफ्त में किस तरह से मिल जाता है। वो मुफ्त में मिला हुआ मोबाइल जबकि चलने का नाम ही नहीं लेता है। इसी तरह से आए दिन बाज़ारों में, समाज में लोग
अपना फ़ायदा उठाने के लिए लोगों का भला किस तरह से करना चाहते हैं, ऐसे भला करने वालों से मुझे बचाइए। देखिए यहाँ पे ये पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।